हेलो गाइस, शिवम हेयर। स्वागत है आपका हमारे चैनल कोडर शिव में। उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और हम यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे थे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमने 3 यूनिट कंप्लीट कर ली थी और आज हम फोर्थ यूनिट की शुरुआत करेंगे। फोर्थ यूनिट का नाम है सॉफ्टवेयर एजेंट्स। वैसे तो हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया था। फर्स्ट यूनिट में इसके बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, और इस यूनिट में हम इसको थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। तो सॉफ्टवेयर एजेंट, इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है, हम टॉपिक्स पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हमको आर्किटेक्चर ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट, एजेंट कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन एंड बार्गेनिंग, आर्गुमेंटेशन अमंग एजेंट, ट्रस्ट एंड रेपुटेशन इन मल्टी एजेंट सिस्टम। तो ये 5 टॉपिक जो हैं इसमें ये मेन है। तो इनको हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं आर्किटेक्चर। इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आर्किटेक्चर ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट, देखो, आर्किटेक्चर ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द मशीनरी और डिवाइसेज दैट द एजेंट एग्जीक्यूट्स ऑन। मतलब ये है कि आर्किटेक्चर, देखो, एक एजेंट काम कैसे करता है, वो पूरी मशीनरी जो डिफाइन कर दे उसी को हम आर्किटेक्चर कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ एक्चुएटर एंड सेंसर। फॉर एग्जाम्पल, अ रोबोटिक कार, अ कैमरा एंड अ पीसी आर एग्जाम्पल्स ऑफ आर्किटेक्चर। हम लोगों ने रोबोटिक कार देखी है। रोबोटिक कार कैसे काम करती है, तो वो पूरा उसी आर्किटेक्चर पे बेस्ड होती है, जो आर्किटेक्चर हम लोगों ने पहले पढ़ा था यूनिट 1 में। कैसे पढ़ा था हम लोगों ने, ये एक यहाँ वहाँ पे डायग्राम देखा था कि एक एजेंट होता है। वो क्या करता है, इन्वायरमेंट से सेंस करता है और फिर एक्ट करता है उस बेसिस पे, जिस हिसाब से उसे बनाया गया है। हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था कि एन एजेंट इज अ मशीन which sense which perceives some information from environment and act upon them। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है था पहले ही। तो यही इसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर ऑफ एन एआई एजेंट इज मेड अप ऑफ 4 कंपोनेंट। 4 कंपोनेंट, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। एक तो एजेंट खुद है, तो वो उसको अब कंपोनेंट क्या ही गिनो। बाकी जो 4 कंपोनेंट होते हैं, वो एक तो सेंसर होता है कि वो सेंस करेगा। सबसे मेन कंपोनेंट जो होता है वो इन्वायरमेंट होता है। इन्वायरमेंट होना चाहिए हमारे पास। इन्वायरमेंट होता है, सेंसर होता है, एक्चुएटर होता है जिससे वो एक्ट करेगा। चौथा होता है डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म। ये एक एजेंट के अंदर ही होता है, डिसीजन मेकिंग, कि जब उसने कुछ सेंस किया फिर वो डिसाइड करेगा कि हमें क्या करना है, किस हिसाब से करना है। वो डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म हुआ, उसी को हम डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म कहते हैं। तो ये 4 पार्ट इसमें होते हैं, 4 कंपोनेंट इसके। तो यही हमारा आर्टिफिशियल आर्किटेक्चर है इंटेलिजेंट एजेंट का। ठीक है, उसके बाद आता है एजेंट कम्युनिकेशन। तो देखो, जैसे हम ह्यूमंस को कम्युनिकेट करना होता है आपस में, तो हम आराम से कम्युनिकेट कर लेते हैं। तो एजेंट कैसे कम्युनिकेट करता है, तो एजेंट कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन मैसेज पासिंग। मैसेज पासिंग, ठीक है। एजेंट कम्युनिकेट बाय फॉर्मुलेटिंग एंड सेंडिंग इंडिविजुअल मैसेजेस टू ईच अदर। अब वो क्या है, सिग्नल्स के जरिए मैसेजेस भेजते हैं, उससे कम्युनिकेट करते हैं। एजेंट कम्युनिकेशन लैंग्वेजेस define standards for message exchanged among agents. ACLs are usually based on speech act theory. Messages are specified by sender या receiver, performative to describe intended actions। देखो, इसमें इसका कहने का मतलब ये है कि देखो, जो भी मैसेज पासिंग होती है एजेंट्स के बीच में, उसका एक स्टैंडर्ड है। एजेंट कम्युनिकेशन लैंग्वेजेज होती हैं, तो वो डिफाइन करती हैं स्टैंडर्ड मैसेज का, कि वो मैसेज किस हिसाब में जाएगा, वो थ्योरी क्या काम करेगी। तो उसमें 2 चीजें होती हैं। एक तो सेंडर रिसीवर, जो मैसेज को भेजेगा या फिर रिसीव करेगा। दूसरा होता है परफॉर्मेटिव, टू डिस्क्राइब इंटेंडेड एक्शंस। ठीक है, कि एक्शन कैसे क्या करने हैं। फिर लिखा है कम्युनिकेशन एमंग एआई एजेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेन टाइप्स, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। 2 टाइप के कम्युनिकेशन इसमें पॉसिबल होते हैं। एक्सप्लिसिट कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स डायरेक्ट मैसेज और सिग्नल्स एक्सचेंज बिटवीन एजेंट। एक्सप्लिसिट कम्युनिकेशन क्या करता है, डायरेक्ट मैसेज भेजता है, एजेंट के बीच में एक्सचेंज होता है मैसेज, सच एज रिक्वेस्ट, कमांड्स, ऑफर्स और फीडबैक। ठीक है। Implicit communication involves indirect or inferred information that agents can observe or deduce from the environment such as actions, outcomes और behavior। तो ये दो दो टाइप के जो है कम्युनिकेशन होते हैं, एजेंट कम्युनिकेशन।
इतना काफ़ी है इसमें लिखने में। एजेंट कम्युनिकेशन के बारे में पहले थोड़ा सा बता दो, फिर उसके दो टाइप होते हैं, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, इन दोनों के बारे में बता दो, इतना काफ़ी होता है। फिर होता है नेगोशिएशन एंड बार्गेनिंग। तो नेगोशिएशन एंड बार्गेनिंग, देखो नेगोशिएशन और बार्गेनिंग हम लोग ना बहुत पहले से ही देखते आ रहे हैं। हम लोग कहीं भी जाते हैं, जॉब को ही ले लो, अगर जॉब किसी चीज कंपनी में अगर हमको प्लेस्ड होना है तो हम वहां भी नेगोशिएट करते हैं पैकेज को लेकर। नेगोशिएशन का मतलब, और देखो नेगोशिएशन और बार्गेनिंग दोनों वर्ड जो है बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। तो बार्गेनिंग और नेगोशिएशन में बस थोड़ा सा फर्क होता है। लिखा है बार्गेनिंग इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज। बार्गेनिंग क्या होती है? एक समझौता, एक एग्रीमेंट होती है। दो लोग होते हैं और आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं कि ऐसा किया जाएगा, तो वो कहता है हाँ ठीक है ऐसा किया जाएगा। लेकिन नेगोशिएशन में एग्रीमेंट नहीं, नेगोशिएशन में कहते हैं कि हमें ऐसा करना है, तो कहता नहीं ऐसा नहीं, इससे थोड़ा ज्यादा करना है। जैसे कोई भी बाहर गए सब्जी खरीदने या कहीं भी मार्केट में कुछ भी खरीदने गए, तो वहां पे हम लोग नेगोशिएशन करते हैं सब्जी वाले से, या भी जिससे भी कुछ खरीद रहे होते हैं। वो कहेगा 100 की लगा रहे हैं, तुम कहोगे नहीं 80 की लगाओ, वो कहेगा ठीक है 90 दे दो, उतने में कम, वो हुआ नेगोशिएशन। बार्गेनिंग क्या होता है? बार्गेनिंग में एक एग्रीमेंट हो जाता है दो लोगों के बीच में। तो ये चीज फर्क होती है नेगोशिएशन और बार्गेनिंग में, ठीक है। अब एआई में नेगोशिएशन और बार्गेनिंग कहाँ से आ गई? तो रोल ऑफ एआई इन नेगोशिएशन लिखा है, एआई नेगोशिएशन सपोर्ट सिस्टम आर डिजाइन टू असिस्ट ह्यूमन नेगोशिएटर बाय एनालाइजिंग वास्ट अमाउंट्स ऑफ डेटा, predicting potential outcomes and offering valuable insights. These systems leverage machines learning algorithms, natural language processing, and advanced analytics to make sense of complex negotiation scenarios. ठीक है, by doing so they empower negotiators to be better prepared, strategic and adaptive throughout the bargaining process. देखो एआई सिस्टम वर्क करता है, तो वो ऐसे कैसे वर्क करता है? अपनी पुरानी लर्निंग से, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से लर्न करता है, ठीक है। तो वो आपस में नेगोशिएट होता है, जैसे उसने पुराना कुछ पढ़ रखा है, कोई उसका एक्सपीरियंस है, तो उसने उसमें बेस्ट नहीं किया, तो अब वो आगे करने के लिए ना पिछले वाले से नेगोशिएट करा एक हिसाब से, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं कि वो और स्ट्रेटजी उसकी ना बेटर हो जाए, अडाप्टिव हो जाए, तो उस हिसाब से वो नेगोशिएट करता है। देखो इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं। और अगर इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना चाह रहे हो, डीप में पढ़ना चाह रहे हो, अगर इसमें इंटरेस्ट है, तो मैंने यहाँ पे रेफरेंस लिंक दे रखी है, एक वेबसाइट की है, आप उस वेबसाइट पे जाओ और एक पूरा सा आर्टिकल है वहाँ पे बार्गेनिंग और नेगोशिएशन पे एआई के बेसिस पे, तो वहाँ पे आप पढ़ सकते हो पूरा। यहाँ पे ज़्यादा डीप पढ़ने की वैसे ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तुम जाओ देखो और पढ़ो। और इसके बाद आता है आर्ग्यूमेंटेशन अमंग एजेंट। आर्ग्यूमेंटेशन क्या होता है? आर्ग्यूमेंटेशन आर्ग्यू करना, भाई आर्ग्यूमेंट करते हैं ना हम लोग एक दूसरे को, तो वही चीज यहाँ भी है, एजेंट्स के बीच में भी वही होता है। आर्ग्यूमेंटेशन कैन बी डिफाइंड एज एन एम्ड एट कन्विंसिंग ऑफ द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ अ स्टैंड पॉइंट बाई पुटिंग फॉरवर्ड propositions justifying or refusing the standpoint। देखो आर्ग्यूमेंटेशन एआई में क्या होता है कि किस चीज को एक्सेप्ट करना है, किस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना है, उस बेसिस पे आर्ग्यूमेंटेशन होता है। कन्विंस करना कि हम कौन सी चीज एक्सेप्टेबल है हमारे लिए, कौन सी चीज नहीं है। आर्ग्यूमेंटेशन इज यूज्ड टू कम्युनिकेट about subjective trust evaluations, and trust is used for deciding on guiding whom to communicate with. Finally, argumentation can be used to communicate between the computational trust model and a human user of the system। ठीक है, इसके कुछ टाइप्स होते हैं। देयर आर टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन एज डिस्क्राइब्ड बिलो। सबसे पहला है इंफॉर्मेशनल आर्ग्यूमेंट्स। देखो यहाँ मैंने डीप में नहीं लिखा है, यहाँ मैंने सिर्फ उसका मतलब कह सकते हैं की पॉइंट लिख दिए हैं जिससे याद रहे, ठीक है। अगर डीप नॉलेज लेना है तो आपको किसी ना किसी वेबसाइट से थ्रू आउट करना पड़ेगा। वैसे जो एग्जाम होता है ना उस पैटर्न के हिसाब से इतना काफ़ी है, बहुत ज़्यादा डीप क्योंकि हमें लिखना नहीं है। बाकी चीज़ें तो वैसे भी हम बना के लिखते हैं, सब कुछ तो याद रहता नहीं है वहाँ पे एग्जाम में, वैसे भी वहाँ पे जाके बना के ही लिखना होता है। तो यहाँ पे देख लो, तो की पॉइंट याद रखो ये,
बाकी चीज़ें अपने हाथ बन के लिख जाएंगी, ठीक है। मतलब लिखना हमें ही होगा, लिख नहीं जाएंगी, लेकिन हम लोग बना सकते हैं। एग्जाम्पल पता हो, थ्योरी पता हो थोड़ी बहुत, तो बन जाएगा। लिखा है इंफॉर्मेशनल आर्ग्यूमेंट। इंफॉर्मेशनल आर्ग्यूमेंट जिसमें हमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन पता हो। बिलीफ फॉर्मेट, ये इसका की पॉइंट है, इसकी जरूरत नहीं। एग्जाम्पल है जैसे इट इज अ क्लाउडी। अब देखो, इंफॉर्मेशन हमें मिली कि इट इज अ क्लाउडी। इफ इट इज अ क्लाउडी, तो बारिश हो सकती है। ये एक थॉट हुआ ना कि अगर क्लाउडी है तो बारिश हो सकती है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि बारिश होगी या नहीं होगी। लेकिन हमें इंफॉर्मेशन अगर कोई चीज की मिल रही है, तो अब यहाँ पे एआई का क्या काम है। एआई को क्लाउडी मौसम लगा तो वो डिटेक्ट करेगा, वो एक सिग्नल दे सकता है कि हाँ बारिश हो सकती है, ठीक है। मोटिवेशनल आर्ग्यूमेंट, इफ इट इज क्लाउडी एंड यू वांट टू गेट आउट देन यू डोंट वांट टू गेट वेट। क्या मतलब है, इफ इट इज क्लाउडी एंड यू वांट टू गेट आउट देन यू डोंट वांट टू गेट वेट। अगर क्लाउडी है और तुम बाहर जाना चाह रहे हो, इसका मतलब ये है तुम भीगना नहीं चाहोगे। पहली बात तो ये है, ठीक है, तुम भीगना नहीं चाहोगे। तो एक मोटिवेशनल मिला उससे, मतलब एक सिग्नल तुमको एआई भेज दे, अगर एआई एजेंट है, ठीक है, और उसे सिग्नल मिले और वो भीगना नहीं चाह रहा है, तो क्या करेगा, बाहर नहीं जाएगा। लेकिन अगर वो बाहर जाना चाह रहा है, इसका मतलब वो भीगना नहीं चाह रहा होगा। भाई जब तुम्हें पता है कि बारिश होने वाली है और तुम बाहर जाओगे तो भीगना नहीं चाह रहे होगे। अगर बारिश हो रही होती तो बाहर नहीं जाते, लेकिन अभी तो जा सकते हो। तीसरा है प्रैक्टिकल आर्गुमेंट, इफ इट इज क्लाउडी एंड यू ओन अ रेन कोट देन पुट द रेन कोट। ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हो गया कि क्लाउडी है, बारिश हो भी सकती है, तुम बाहर निकले हो और तुम्हारे पास रेन कोट है, तो तुम रेन कोट पहन के निकलो बाहर। ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। फिर है सोशल आर्ग्यूमेंट, आई विल स्टॉप एट द कॉर्नर बिकॉज द लॉ से आई कांट डू दैट, आई प्रॉमिस टू माई मदर दैट आई विल नॉट। देखो, ये सोशल का मतलब यहाँ पे ये हो गया, सोशली जो बिहेव करे। जैसे हम रोड पे जा रहे हैं तो हम साइड में निकलेंगे, अपने साइड निकलेंगे। अगर मैंने कुछ प्रॉमिस किया है अपनी मम्मा से, तो हम उसको पूरा करेंगे, वो चीज़ नहीं तोड़ेंगे वो प्रॉमिस। तो ये चीज़ सोशल आर्ग्यूमेंट्स हो गए। तो ये सब चीज़ें ना एआई के एजेंट में भी होती हैं। ये सारी चीज़ें उसमें जो है होती हैं। जैसे कि क्योंकि एआई एजेंट क्या होता है, एक टाइप से वो ह्यूमंस की तरह ही बिहेव करता है। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। फिर है इंटरेक्शन बिटवीन आर्ग्यूमेंट, ठीक। इंटरेक्शन कैसे होता है, कॉन्फ्लिक्ट फॉर्मेट में होता है। और देखो क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट जो डिफीट फॉर्मेट होता है, ठीक है, अटैक करता है। इंटरेक्शन कैसे होगा एआई एजेंट्स के बीच में, सिग्नल्स भेज के होगा, ठीक है। तो उसका एक फॉर्मेट होता है सिग्नल भेज, जैसे मैंने अभी बताया था कि सिग्नल भेज के कम्युनिकेट करते हैं। तो कैसे, तो दो तरीके से हो सकता है, एक तो बाइनरी, एक तो कलेक्टिव। बाइनरी में क्या होता है, सिर्फ दो लोग आपस में कनेक्ट करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। कलेक्टिव में कई सारे एजेंट आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हुई आर्ग्यूमेंटेशन। अब ये लास्ट टॉपिक है इसका, ट्रस्ट एंड रेपुटेशन इन मल्टी एजेंट सिस्टम। Trust and reputation are important in multi-agent system because they help evaluate the system's state and determine any necessary corrective actions। क्या है, ट्रस्ट एंड रेपुटेशन आर इम्पोर्टेंट, वो इम्पोर्टेंट होते हैं बिकॉज दे हेल्प एवेल्युएट द सिस्टम्स स्टेट एंड डिटरमाइन एनी नेसेसरी करेक्टिव एक्शंस। देखो, ट्रस्ट और रेपुटेशन, ट्रस्ट अगर नहीं होगा तो अब जैसे एआई कोई सी भी चीज है, ठीक है, जैसे मान लो कोई भी एआई है, जैसे मान लो स्पीड डिटेक्टिव मीटर है, ठीक है, स्पीड डिटेक्टिव मशीन होती है जो स्पीड को डिटेक्ट कर लेती है। अब कोई मान लो गाड़ी बहुत स्पीड में आ रही है और वो हमें एआई पे ट्रस्ट नहीं है, तो क्या हम मानेंगे, हम तो कह देंगे कि नहीं हम तो स्पीड में नहीं थे। तो एक ट्रस्ट जरूरी है, क्योंकि ट्रस्ट क्यों जरूरी है, क्योंकि वो जो सिस्टम की स्टेट है उसे वो एवेल्युएट करता है और करेक्ट
एक्शन लेता है, इसलिए हमें ट्रस्ट करना ही होगा। ट्रस्ट बिटवीन एजेंट इन अ मल्टी एजेंट सिस्टम इज सिमिलर टू द ट्रस्ट दैट इज रिक्वायर्ड बिटवीन ह्यूमंस। वही चीज़ है ना, जैसे हम लोग आपस में एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं, वैसे ही एजेंट्स को, मल्टी एजेंट सिस्टम है तो कई सारे एजेंट होंगे, एजेंट्स को आपस में ट्रस्ट करना होगा। जैसे एक एआई ने सिग्नल भेजा कि स्पीड इतनी तेज है, वहीं पे अगर दूसरा एजेंट लगा है तो उसको मानना पड़ेगा। ये नहीं कि वो कहेगा नहीं नहीं इसकी स्पीड इतनी तेज नहीं थी। अगर दोनों एआई हैं तो उनके बीच में ट्रस्ट होना जरूरी है। इन अ मल्टी एजेंट सिस्टम अ ग्रुप ऑफ एजेंट कैन फॉर्म अ स्मॉल सोसाइटी इन विच दे प्ले डिफरेंट रोल। वही चीज है, जैसे हम लोगों की आपस में एक सोसाइटी होती है, हम लोग रहते हैं ह्यूमंस, वैसे ही इनकी एक समझ लो सोसाइटी ही अपने आपस में फॉर्म कर लेते हैं। The group defines the roles and the roles defines the commitment associated with them. When an agent joins a group, they join in one or more role and acquire the commitment of the role. ठीक है। Trust and reputations mechanism are used to help software agents find reliable partners to interact within open environment. The reputation value is highly competitive because it is used as the beliefs of agent about one another. तो ये था इसकी थ्योरी। ये सबसे छोटा चैप्टर हमको लगता है यही है। सबसे आसान तो पहला वाला चैप्टर है, पहली यूनिट है। सबसे छोटी यूनिट ये है क्योंकि इसके बारे में ना हम रिलेट कर सकते हैं ह्यूमंस से। जो जैसा ह्यूमंस करते हैं वैसा ही एजेंट्स करते हैं, क्योंकि वो हैं ही ह्यूमंस की तरह बिहेव करने के लिए बने ही हैं। तो ये हुआ हमारा यूनिट 4। ये कंप्लीट यूनिट वीडियो एक ही में कंप्लीट हो गई है। इसको मैंने सोचा था छोटी यूनिट है, एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये यूनिट जो है समझ में आई होगी। और आपको अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें इससे मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियोज बनाने के लिए। अभी आपकी यूनिट 5 बाकी है, वो भी धीरे धीरे आ जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप लोग तैयारी करिए अच्छे से और अच्छे से फोड़ के आइए पेपर में, बहुत अच्छे मार्क्स लाइए। देखो ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल बहुत कम आएंगे। हो सकता है अगर किस्मत खराब हुई तो न्यूमेरिकल आ जाए। वैसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा नंबर मिलने के चांस नहीं होते हैं, लेकिन बहुत कम भी नहीं मिलेंगे। बात यह है कि तुमने अगर लिख दिया है पेपर में तो ये कन्फर्म है कि तुम्हारी बैक तो नहीं आनी है। अगर तुमने लिख दिया है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। भले ही उसमें किसी दूसरे यूनिट का कुछ भी लिख दो, लेकिन लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो समझ में आई है, ये टॉपिक जितने भी मैंने कराए। और आप क्या करिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में नए यूनिट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।